नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे, यह बात राहुल गांधी ने कही है, नरेंद्र मोदी के लिए कही है। यह काम मैं करके रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह शब्द भी राहुल गांधी के हैं। दिल्ली में चुनाव है, लेकिन इस वक्त यूपी से लेकर बिहार तक सियासी तनाव है। दिल्ली में राहुल 20 जनवरी को केजरीवाल के खिलाफ पैदल मार्च निकालेंगे, लेकिन आज राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक यात्रा निकाली। राहुल की यह यात्रा बिहार में हुई, जहां मोदी विरोधी बातों की मात्रा बहुत ज्यादा थी। राहुल ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने कहा कि हमने 24 में मोदी को उठा के फेंक दिया और आगे भी ऐसा करेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि देश में जब भी बदलाव आता है, बिहार से आता है। राहुल गांधी तेजस्वी से मिले, राहुल गांधी लालू यादव से मिले। लालू यादव ने पटना में राहुल गांधी को दही चूड़ा खिलाया, गौशाला में घुमाया, मगर राहुल ने तेजस्वी के सामने मोदी पर क्या फरमाया, क्या सुनाया, और इन सब के बीच आज नरेंद्र मोदी ने देश को क्या बताया। 2025 के जनवरी महीने में देश में सबसे हाई वोल्टेज पॉलिटिकल बैटल की पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे, तुम्हें उठा के फेंक देंगे, फेंक देंगे, फेंक देंगे, फेंक देंगे। इसीलिए तो हम यहां आए हैं, इसीलिए तो हम यहां आए हैं। हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। हार की ऐसी निराशा, मोदी पर राहुल की ये कैसी भाषा। जो राहुल मोदी से चुनाव में जीत ना पाए, वो राहुल अब धमकाने पर क्यों आए। मैं ये काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना नुकसान हो वो सब हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम मैं करके छोड़ूंगा, ये काम मैं करके छोड़ूंगा। ये काम मैं करके छोड़ूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहकर राहुल क्या इशारा दे रहे हैं। राहुल को किस बात से फर्क नहीं पड़ता है। राहुल कौन सा काम करके छोड़ेंगे। क्या नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए अब राहुल सारी सीमाएं लांघ जाएंगे, मोदी को धमकाएंगे, लोगों को मोदी के खिलाफ उकसाएंगे, भड़काएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैप्शन पढ़िए, इसमें नरेंद्र मोदी के लिए नफरत वाले बोल पढ़िए। 2025 में राहुल 2029 वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। हर बात में, हर स्पीच में, हर स्क्रिप्ट में नरेंद्र मोदी का ही नाम फिट कर रहे हैं। मोदी से लड़ाई की बात ही कर रहे हैं। लड़ाई चल रही है, बीजेपी और आरएसएस को हराना है। लड़ाई संविधान और मनुवाद के बीच में है। राजनीतिक नुकसान होगा तो भी मैं ये काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल इस प्लान में अकेले नहीं हैं, इसमें तेजस्वी हैं, अखिलेश हैं, ममता हैं, केजरीवाल हैं। नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमला शुरू हो चुका है। दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल से मोदी के खिलाफ युद्ध का बिगुल बज चुका है। अब बिगुल बज चुका है कि बिहार में महज सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सरोकार परिवर्तन होगा। 2025 के चुनाव में सरकार हम लोग की इंडिया गठबंधन की बनी। इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हार करके आएगी। ये बीजेपी इतनी ज्यादा डरी हुई है, गुंडागर्दी है, तानाशाही है। बीजेपी के कुकर्मों का सबको पता चलना चाहिए। सवाल है, मोदी विरोधियों का पूरा कुनबा दिल्ली से लेकर बिहार तक, यूपी से लेकर बंगाल तक अचानक एक्टिव क्यों हुआ। क्या मोदी के सियासी दुश्मनों को अभी से 2029 का डर सताने लगा है। इसका जवाब कुछ हेडलाइंस में है। नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी 2029 प्लान कर रखा है। मोदी ने पब्लिकली हिंट दे रखा है कि वो 2029 में चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें ना कोई इफ है, ना कोई बट है। मोदी की 2029 वाली चौथी पारी अभी से सेट है। इसी की काट ढूंढने के लिए शनिवार को राहुल बिहार पहुंचे।
राहुल जिस होटल में रुके थे उसी होटल में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। कुछ देर के लिए राहुल और तेजस्वी का आमना सामना हुआ, हाय हेलो हुआ, फिर दोनों आगे बढ़ गए। लालू की पार्टी की बैठक में क्या हुआ, 2025 के बिहार चुनाव को लेकर क्या प्लान बना, इसका जिक्र आगे करेंगे। पहले राहुल की बात करते हैं। पटना में राहुल का जो पहला फंक्शन हुआ, वहां राहुल के हाथ में वही लाल रंग वाली संविधान की कॉपी थी जो उन्होंने 2024 के चुनाव में बार बार लहराई थी। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि राहुल ने खुद भी वो लाल रंग की डायरी हाथ में पकड़ रखी थी और सामने बैठे कांग्रेस समर्थकों के हाथ में भी वही लाल डायरी पकड़ा रखी थी। राहुल ने यहां माइक ऑन होते ही पहला हमला नरेंद्र मोदी पर किया। 2024 में नरेंद्र मोदी को उठा के फेंक दिया। राहुल ने कैमरे पर यह तक कह दिया, तो मोदी जी आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएंगे तो इसको हम बदल देंगे, और फिर जब आप लोगों ने, हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई, तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे। मगर चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको यहां रखा, मत्था टेका, अंदर चले गए और फिर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। सवाल है, राहुल ने बिहार पहुंचकर ऐसा क्यों कहा? इसका जवाब बिहार के उन नंबर्स में है जिसने पिछले कई चुनावों में कांग्रेस को परेशान किया है। सबसे करंट इलेक्शन की बात करें तो बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में चारों ही सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 24 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार के 40 सीटों में से 30 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। इंडिया अलायंस सिर्फ 9 सीटें जीत पाया था, उसमें भी कांग्रेस के खाते में आई थी सिर्फ 3 सीटें। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में राहुल तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मोदी और नीतीश को रोकने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। राहुल के लिए यह प्लान मजबूरी वाला है। इसकी भी वजह है क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 75 सीटों और 23.5% वोट शेयर के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, जबकि इंडिया अलायंस का हिस्सा होते हुए भी कांग्रेस 9.6% वोट शेयर के साथ सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। राहुल अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार की सियासी पिच पर कांग्रेस के मौजूदा नंबर्स को देखते हुए वो मोदी को कड़ी टक्कर नहीं दे सकते। इसीलिए वो अभी से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एनर्जी भरने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए राहुल वही संविधान वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मोहन भागवत का जिक्र करके इशारों में मोदी को टारगेट कर रहे हैं। आज मैं यहां जब आ रहा था, गंगा जी की ओर मैंने देखा, गाड़ी में बातचीत हो रही थी और मैं सोच रहा था कि ये लगती तो एक नदी है, मैं इसको देख रहा हूं, एक नदी दिख रही है, मगर इसका पानी, इस नदी का पानी सब जगह है। अगर आपने आज सुबह पानी पिया तो वो आपके अंदर है, आपके खून में है। अगर आपने आज सुबह रोटी खाई तो उस रोटी में था। वैसे ही ये इस संविधान का विजन वही था। मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं
कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। राहुल इस वक्त सिर्फ नरेंद्र मोदी पर पॉलिटिकल बाउंसर्स नहीं फेंक रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मोदी को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। दलित, ओबीसी, आदिवासी, गरीब वाले फॉर्मूले पर चल रहे हैं। राहुल ये कैसे कर रहे हैं, इसे भी समझिए। शनिवार को मोदी ने 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे, गांव की बात की, गरीब की बात की, समाज के हर उस वर्ग को एड्रेस किया जिसे पिछली सरकारों में सुविधाओं से वंचित रखा गया। कोई भी संवेदनशील सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी। और हम तो सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास भी चाहते हैं। महात्मा गांधी कहते थे, भारत गांव में बसता है, भारत की आत्मा गांव में है। पूज्य बापू के इस भाव को सही मायने में जमीन पर उतारने का काम बीते दशक में हुआ है। हमारे गांव के करोड़ों लोग ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के परिवार सबसे ज्यादा अभाव में थे। अब इन सारी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ भी इन्हीं परिवारों को ही हुआ है। बीते दशक में जो भी कदम गांव और गरीब के हित में उठाए गए हैं, उसके कारण 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। राहुल अब मोदी के इसी कोर वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है का नैरेटिव बनाकर राहुल पहले ही उसमें डेंट लगा चुके हैं। इसे डेटा से समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 41% दलितों ने एनडीए और 25% दलितों ने इंडी को वोट दिया था, लेकिन 2024 में यह ग्राफ बदल गया। एनडीए का दलित वोट 41% से घटकर 36% पर आ गया। इंडी का दलित वोट 25% से बढ़कर 32% पर आ गया। इसी तरह 2019 में गरीब वर्ग के 17% वोटर्स की पसंद कांग्रेस थी। 2024 में यह बढ़कर 21% पर पहुंच गया। ग्रामीण भारत की बात करें तो 2019 में ग्रामीण भारत में एनडीए का सपोर्ट बेस 45% था, इंडी का 25% था। 2024 में एनडीए 44% पर आ गया और इंडी 25% से बढ़कर 34% पर पहुंच गया। यानी राहुल ने जो फॉल्स नैरेटिव बनाया था वो तुक्का चल गया और अब वो उसी तुक्के को 2025 में आजमाना चाहते हैं। इसीलिए बिहार पहुंचते ही उन्होंने बार बार ओबीसी, दलित, आदिवासी की ही बात की। वही 24 वाले स्क्रिप्ट दोबारा पढ़ी। मैं मिलता हूं लोकसभा में बीजेपी के पिछड़े वर्ग के एमपी से, दलित एमपी से, आदिवासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। वो मुझे कहते हैं, भैया हमें पिंजरे में बंद करके यहां टांग रखा है। इन 500 कंपनी के मालिक में से आप मुझे एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति का नाम बता दो, एक दलित, एक आदिवासी का नाम आप मुझे बता दो। आपको एक नाम नहीं मिलेगा। इन कंपनियों की मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालो, उसमें दिखा दो मुझे एक दलित नाम दिखा दो, एक आदिवासी नाम दिखा दो, एक पिछड़े वर्ग का नाम दिखा दो। आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति में। आप मुझे बताओ कौन सी प्राइवेट कंपनी में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग मालिक हैं, मुझे बताओ। मगर राहुल यही नहीं रुके। इस बार जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटने वाले अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राहुल अब खुल्लम खुल्ला एक नया और खतरनाक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और इस नैरेटिव को समझने के लिए सबसे पहले आपको अक्टूबर 2023 में राहुल गांधी का एक पोस्ट देखना होगा।
उस वक्त बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद राहुल ने एक्स पर पोस्ट करके खूब ढिंढोरा पीटा था। बिहार की जातिगत जनगणना का हवाला देकर देश में जितनी आबादी उतना हक वाला फॉर्मूला लाने को कहा था। मगर जो राहुल 2023 में बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों का हवाला दे रहे थे, वो 2025 में उस जनगणना को ही झूठा करार दे रहे हैं। ये बात खुद कैमरे पर कह रहे हैं। जाति जनगणना और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। राजनीतिक नुकसान होगा तो भी मैं ये काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना नुकसान हो वो सब हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम मैं करके छोड़ूंगा। मजेदार बात यह है कि राहुल बिहार में हुए जिस जातिगत जनगणना को झूठा बता रहे हैं, उसी का क्रेडिट तेजस्वी यादव हर रोज लेते हैं। तो क्या राहुल जो कह रहे हैं वो तेजस्वी की सहमति से कह रहे हैं, या फिर बिहार में भी ईडी में सब कुछ ठीक नहीं है? कैमरे पर दिखाने के लिए तो तेजस्वी यही कह रहे हैं कि इंडी इंटैक्ट है। पटना में राहुल लालू यादव से मिलने जाते हैं तो लालू उन्हें दही चूड़ा, हरा चना खिलाते हैं, गौशाला घुमाते हैं। मगर तेजस्वी सच नहीं बताते हैं, बहुत कुछ छिपा लेते हैं। अरे वो बात होगी भी तो हम आपको क्यों बताएंगे, वो अंदर की बात अंदर रहने दीजिए। और लालू जी ने जो है चूड़ा, हरा चना खिलाया, गौशाला घुमाया, हमारे घर में जो मंदिर है वो दिखाया। तेजस्वी जो छुपा रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि खुद तेजस्वी कह चुके हैं कि इंडिया अलायंस का वजूद सिर्फ 24 के लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। स्टेट लेवल से उस अलायंस का कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से आरजेडी ने दिल्ली में कांग्रेस को किनारे करके केजरीवाल को सपोर्ट देने की बात तक कह डाली है। यानी अभी तक यही क्लियर नहीं है कि बिहार में मोदी को टक्कर देने वाला कुनबा साथ आएगा भी या नहीं, लेकिन दावे दोनों तरफ से होने लगे हैं। आरजेडी अपनी मीटिंग के बाद अपनी कहानी सुना रही है, कांग्रेस के राहुल गांधी एक दूसरी कहानी सुना रहे हैं। दोनों फिलहाल सिर्फ बातों ही बातों में मोदी को हरा रहे हैं, ग्राउंड पर कहीं नहीं दिख रहे। देखिए, बड़ी जिम्मेवारी है और बिहार को अव्वल राज्यों में लेके जाना है। हम लोग जो हैं, बिहार के लोगों की तरक्की हो, हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रीजन है और हम लोगों के पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। सभी वर्गों का, हर लोगों का ख्याल रखेंगे। और हम लोगों ने जो 17 महीने में किया वो आज तक जो है इनके 18 साल में काम नहीं हुआ। बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं, हिंदुस्तान की गरीब जनता को कुचलने में लगे हुए हैं और पूरा का पूरा धन, पूरा का पूरा फायदा 20-25 अरबपतियों के हाथ नरेंद्र मोदी कर देता है। लड़ाई चल रही है कि बीजेपी का मुकाबला विचारधारा से ही होगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही होगा। अगला चुनाव बिहार में है। देश में जब भी बदलाव आता है, यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर बिहार में हम इसको हराएंगे। अब फोकस यूपी की ओर से शिफ्ट करते हैं, जहां मिल्कीपुर का उपचुनाव होने वाला है। 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। योगी ने खुद कमान संभाल रखी है। योगी के 3 दौरे भी हो चुके हैं। बीजेपी के आधा दर्जन मंत्रियों ने मिल्कीपुर में कैंप बना रखा है। तो दूसरी तरफ अखिलेश ने भी अपने तरकश के सारे तीर छोड़ रखे हैं। पीडीए के साथ साथ बसपा के वोट बैंक पर भी अखिलेश की खास नजर है। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल को सपोर्ट करके अखिलेश पहले ही कांग्रेस से बैर मोल ले चुके हैं। कांग्रेस के इमरान मसूद तो खुलकर सपा का विरोध कर चुके हैं। यानी बिहार के साथ साथ यूपी में भी मोदी के लड़ने वाली रेस में शामिल खिलाड़ी एक दूसरे से कन्नी काटने लगे हैं।
नहीं, अखिलेश जी कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं खड़े हैं ये तो अखिलेश जी जवाब देंगे, लेकिन राहुल जी ने जो बात की है उसका जवाब दीजिए ना। जो राहुल जी ने बात कही है उसका जवाब दे दीजिए। श्री अखिलेश यादव जी का फर्जी पीडीए हार रहा है और जो असली पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के सेवक हैं, रक्षक हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार वहाँ जीत। 5 तारीख के मतदान और 8 तारीख के रिजल्ट की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग। उनको मालूम है कि वो चुनाव हार चुके हैं, लड़ रहे हैं, ये सच है, लेकिन अब अपना कैसे वह हारने के बाद फेस कर पाएंगे जनता को, जो 27 के सत्ताधीश बनने की ख्वाहिशें पाले हुए हैं, वो 47 तक सत्ता के इर्द गिर्द आने वाले नहीं हैं, तो खींच मिटाने के लिए एडवांस में स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में भी यही देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी 20 तारीख को केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। बिहार और यूपी में वो पहले ही हेडलाइन बना चुके हैं। नरेंद्र मोदी को 2025, 2026, 2027 से आगे 2029 तक का रास्ता दिखा चुके हैं। विरोधी खुद ही मोदी के रास्ते से हटते जा रहे हैं। सैफ अली खान के घर पर आज मुंबई पुलिस को क्या मिला? 12 घंटे के अंदर ही करीना कपूर का बयान दोबारा दर्ज करने की जरूरत मुंबई पुलिस को क्यों लग रही है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग से जिस एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, क्या वो वही शख्स है जो बांद्रा और दादर में दिखा था? 15 जनवरी की रात हमलावर ने सैफ पर खंजर चलाया और उसी कमरे में मौजूद करीना को खरोंच तक नहीं आई। हमलावर ने वहां रखी ज्वेलरी को क्यों नहीं चुराया? खाली हाथ क्यों चला गया? मुंबई पुलिस को जांच में अब तक क्या मिला है? एक एक डिटेल देखिए आप इस रिपोर्ट में। सैफ के हमलावर पर सबसे बड़ा खुलासा। हमलावर चोरी नहीं, कत्ल के इरादे से आया था। हमलावर का टारगेट तैमूर, जे या सैफ कौन था? हमलावर ने सैफ पर ही जानलेवा हमला क्यों किया? हमलावर ने सामने रखी ज्वेलरी क्यों नहीं चुराई? सैफ अली खान पर हमले के मामले में करीना कपूर ने जो खुलासा किया है, उससे मुंबई पुलिस की चोरी वाली थ्योरी औंधे मुंह गिर गई है। अगर हमलावर चोर होता तो उसने घर से कोई कीमती सामान क्यों नहीं चुराया, जबकि उसके पास चोरी करने का पूरा मौका था? जब 11वीं मंजिल पर हमला हुआ तो सैफ ने बच्चों और घर की महिलाओं को 12वीं मंजिल पर भेज दिया। हमलावर को बाथरूम में बंद कर सैफ भी वहां चले गए। थोड़ी देर बाद हमलावर वहां से निकला, क्योंकि बाथरूम बाहर से लॉक नहीं होता था। घर में करीना कपूर की ज्वेलरी सामने ही रखी हुई थी। इसके अलावा भी काफी कीमती सामान रखा था। हमलावर अगर चोरी करने ही आया होता तो करीना की ज्वेलरी बैग में ले जा सकता था, लेकिन वो बड़े आराम से गमछा हटाकर अपना चेहरा दिखाता हुआ बाहर निकल गया। अब सवाल उठता है कि हमलावर ने सिर्फ सैफ पर ही हमला क्यों किया? कमरे में मौजूद करीना कपूर पर कोई अटैक क्यों नहीं किया? मुंबई पुलिस को करीना कपूर ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसके मुताबिक सैफ को देखते ही हमलावर बहुत गुस्से में आ गया और खंजर से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। करीना ये देखकर बहुत घबरा गई और अपनी बड़ी बहन करिश्मा के साथ उनके घर चली गई। करिश्मा हमले के कुछ देर बाद ही वहां पहुंची थी। तब तक सैफ अपने बच्चों के साथ ऑटो में लीलावती अस्पताल जा चुके थे। अब सवाल उठता है कि क्या हमलावर सैफ के छोटे बेटे को बंधक बनाने आया था? क्या 4 साल के जे को हमलावर उठा कर ले जाना चाहता था? हमलावर 15 जनवरी की रात करीब 1:45 बजे बाथरूम से निकलकर जे के कमरे में दाखिल होता है। हमलावर को चाकू लेकर जे के पास देख नैनी बच्चे के पास पहुंचती है। हमलावर इशारे से शोर मचाने से मना करता है। नैनी जब हमलावर को जे के पास जाने से रोकती है तो वो हमला कर देता है। शोर सुनकर करीना कपूर और सैफ अली खान वहां पहुंचते हैं। सैफ बीच में आ जाते हैं और नैनी जे को लेकर बाहर निकल जाती है। इसी दौरान सैफ पर हमला करने के बाद आरोपी फरार हो जाता है। ये बातें नैनी ने मुंबई पुलिस को बताई हैं। अब एक और खुलासा करीना कपूर के स्टेटमेंट से हुआ है। करीना कपूर उस रात करीब 1:40 पर अपने घर सतगुरु शरण सोसाइटी पहुंची थी। उन्हें उनकी दोस्त ने ड्रॉप किया था।
अब अगर हमलावर के सीढ़ियों पर जाने की टाइमिंग देखें तो वो भी करीब रात के 1:38 का है। ये संयोग है या कुछ और कि जब करीना घर पहुंची लगभग उसी वक्त सीढ़ियों के रास्ते चोर ने एंट्री ली। करीना कपूर ने यह बताया है कि जिस रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दौरान वो अपने घर पर 1:40 के आसपास पहुंची थी। उस दिन करीना कपूर, रेहा कपूर और अपनी बहन करिश्मा कपूर के साथ एक प्राइवेट पार्टी में गई हुई थी और वहां से रेहा कपूर की गाड़ी ने उन्हें उनके इसी सदगुरु अपार्टमेंट पर लगभग 1:40 के आसपास ड्रॉप की। जिस वक्त आरोपी ऊपर जा रहा था वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन करीना कपूर का जो घर है वो अगर आप देखें तो 12वीं मंजिल पर, 11वीं मंजिल पर उनका अपार्टमेंट है। लिफ्ट उनकी प्राइवेट है, यानी कि लिफ्ट सीधा ऊपर जाकर खुलती है। ऐसे में करीना कपूर ने अपने बयान में ये भी बताया है कि जब वो ऊपर पहुंची उन्हें कुछ ही मिनटों के आसपास शोरगुल की आवाज सुनाई दी और उन्होंने देखा कि सैफ के साथ किसी की हाथापाई हो रही है। ऐसे में करीना ने अपने बयान में बताया है कि उन्हें खतरा था, क्योंकि जिस तरह से आरोपी उनके बेटे जे के जो है कमरे के पास था, सैफ और करीना दोनों उस वक्त वहां पर मौजूद थे और करीना ने देखा कि किस तरह से जो पूरा का पूरा जो आरोपी है वो बहुत ही अग्रेसिव नेचर का था। लगातार वो सैफ के ऊपर हमला कर रहा था। उसने 6 बार सैफ अली खान के ऊपर वार किया। वहीं करीना कपूर ने अपने बयान में बताया है कि जो भी ज्वेलरी है, जो भी पैसे हैं, वो सामने खुले में रखे हुए थे। उसने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो किस इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था। अब सवाल उठता है कि मुंबई की हाईटेक पुलिस हमलावर को गिरफ्तार करने में और कितना वक्त लेगी, जबकि हमलावर उसी मुंबई शहर में घूम रहा है। 15 जनवरी को मिडनाइट के बाद हमलावर ने क्या क्या किया, हमलावर कहां कहां गया, हमलावर की मदद किसने की। अब तक हमलावर की 5 तस्वीरें अलग अलग इलाकों में कैद हुई हैं। नई तस्वीर दादर के एक बाजार की है, जिसमें वो आसमानी रंग की टी-शर्ट पहने हुए है और पीठ पर बैग है। उसकी एक और तस्वीर दादर के ही फ्लावर मार्केट में कैद हुई, जिसमें वो वही टी-शर्ट और बैग के साथ दिखाई दे रहा है। सैफ का हमलावर एकदम निश्चिंत दिखाई दे रहा है। उसे पुलिस की गिरफ्तारी का कोई डर नहीं दिख रहा। दादर में उसने इकरा नाम की मोबाइल शॉप में 50 रुपए का हेडफोन खरीदा और कैश में पेमेंट किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस दुकान और इलाके की छानबीन की है। हालांकि दुकान में काम करने वाले लोग ज्यादा बताने को तैयार नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये बताओ कि आप दुकान पे तब नहीं थे? नहीं, दुकान पे मैं नहीं था। ये एक मिनट, जब दुकान पे नहीं थे, आपकी दुकान है या किसकी दुकान है? हमारी दुकान नहीं, हम लोग काम करते हैं सर। आपका नाम? हमारा नाम दानिश है। तो आप वहाँ काम करते हैं और दुकान पे जो सुनिए दुकान ओपन बात सुनिए सर, उनसे बात ठीक है, मैं समझ गया। सुनिए बात बताइए, दुकान पे जो लड़का था वो कौन था? वो लड़का उधर ही है, बात किया आराम से दुकान पे, वो दुकान खोलने के लिए जा रहा है, आराम से बात की। बांद्रा वेस्ट से दादर की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। वहां जाने के 2 रास्ते हैं, एक लेडी जमशेद जी रोड और दूसरा पूर्व द्रुत गति महामार्ग। अब मुंबई क्राइम ब्रांच ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर बांद्रा से दादर कैसे पहुंचा। सैफ अली खान के घर से निकलने के बाद आरोपी लकी होटल के पास पहली बार 2 कैमरों में कैद हुआ। ये वही लोकेशन है जहां से गुजरते हुए सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध आरोपी कैद हुआ है। बेस्टीन होटल के पास का ये सीसीटीवी कैमरा है। अगर आप देखें तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि होटल का वो सीसीटीवी कैमरा दिखाएं जिसमें साफ तौर पर वो गुजरते हुए नजर आ रहा है। ये वही ब्लॉक है जहां से वो गुजरा और इसके बाद यहां से गुजरते हुए अगर आप देखें तो ये जो पीछे वाला इलाका है, यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा है ब्लॉक का, जो दूसरे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि क्राइम ब्रांच की टीम बेस्टीन होटल पहुंची। उन्होंने सबसे पहले आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की और उन्हें इस इलाके के बारे में पता चला। उसके बाद इन दोनों कैमरों में वो आरोपी कैद हुआ है और उसके बाद यहां से गुजरते हुए वो बांद्रा से दादर पहुंचा है। मुंबई पुलिस को चकमा देने के लिए हमलावर लगातार लोकेशन और कपड़े बदल रहा है। पुलिस जब तक वहां पहुंचती है, हमलावर बड़े ही शातिराना अंदाज में भीड़ में गुम हो जाता है। मुंबई पुलिस अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। बांद्रा, खार, दादर, बरसोआ, नाला सोपारा के हिस्ट्री शीटर को थाने में बुलाकर लगातार पूछताछ की जा रही है। कारपेंटर और घर में काम करने वाले हेल्पर से भी पूछताछ की गई है, लेकिन पुलिस को कुछ खास सुराग हमलावर के बारे में नहीं मिल पाए हैं जिससे उसकी गिरफ्तारी में मदद मिले।
पूरी रात यहाँ पे जो इस इलाके के बांद्रा और खार वर्सोवा इलाके के जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो अलग अलग मामलों में जो रिकॉर्ड पे हैं, उन्हें बुलाया गया था। तकरीबन 1 दर्जन ऐसे लोगों को बुलाया गया और उनका बयान लिया गया और उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि क्या इस शख्स को, जो हमलावर शख्स है, उसे जानते हैं क्या। तो पूरी रात बांद्रा पुलिस में पूछताछ का दौर चला है। अभी भी कुछ लोग अंदर हैं जिनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन बहुत कुछ क्लू मिलता हुआ कि उस शख्स तक पहुंच जाएं, ये पुलिस को अब तक हाथ नहीं लगा है। पूरी मुंबई पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस में लगी हुई है। बांद्रा के सतगुरु अपार्टमेंट और उसके आसपास की लोकेशन को बार बार खंगाला जा रहा है। सैफ अली खान जिस आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं, उसके पीछे की तरफ जो मकान है, जहां से अंदेशा है कि हमलावर ने जमकर एंट्री ली होगी, वहां पुलिस के अफसरों ने फिर जांच की है। बांद्रा वेस्ट में सतगुरु शरण अपार्टमेंट के आसपास सब्जी बेचने वालों, ठेला लगाने वालों से भी हमलावर के बारे में पूछताछ की जा रही है। उन्हें हमलावर की फोटो दिखाकर पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इसे पहले भी कभी सैफ करीना के अपार्टमेंट के पास आते जाते किसी ने देखा है। टीम दूसरी तरफ आपको जाती हुई दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फ्रूट वाले भाई साहब से जो है वो पूछताछ की जा रही थी और इस वक्त जो यहाँ पर टीम है क्राइम ब्रांच की, अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है। आसपास के लोगों से लगातार एक एक करके पूछताछ की जा रही है। उन्हें तस्वीर दिखाई जा रही है आरोपी की और उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कहा जा रहा है। कौन थे वो? पता नहीं कौन थे, मुझे भी नहीं मालूम। क्या पूछताछ की आपसे? वो पूछे थे सब्जी का कितना दिन लगा, मैं हो गया मेरे को 5-6 साल लगा थे इधर, लेकिन मैं आता 12 बजे चले जाता हूँ, 9 बजे अपना। कुछ फोटो वगैरह भी दिखाया आपको? फोटो वही जो आया है ना, फोटो सीसीटीवी फुटेज दिखाया आपको? जो फोटो आया नहीं है क्या, वही। कौन सा? अच्छा, वो जो अलग अलग फोटो है। क्या कहा आपने? जो फोटो आया नहीं, वो सीढ़ी से उधर आरोपी, उसको मैं बोला मैं नहीं देखा कभी इसको। जी, तो आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम लगातार यहां पर पहुंच रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और जानकारी इकट्ठा कर रही है। मुंबई पुलिस को एक आशंका यह है कि 26 तारीख को ही आरोपी मुंबई से बाहर जा सकता है, लिहाजा दूसरे प्रदेशों में भी संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। आकाश कन्नौजिया नाम का यह संदिग्ध मुंबई से चलने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में सफर कर रहा था। यह ट्रेन मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से चलती है। दुर्ग आरपीएफ को रात 12:24 पर जुहू पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर ने संदिग्ध की फोटो और टावर की लोकेशन भेजी थी। संदिग्ध के पास वैसा ही बैकपैक भी मिला है जैसा सैफ के हमलावर के पास था। 31 साल का यह शख्स जनरल डिब्बे में सफर कर रहा था। दुर्ग आरपीएफ ने उसकी फोटो खींचकर मुंबई पुलिस को भेजी, जिसने फोटो की पहचान की। इसके बाद संदिग्ध को दुर्ग के आरपीएफ पोस्ट पर लाया गया और वीडियो कॉल से मुंबई पुलिस के अफसरों से बात कराई गई। इस वक्त शख्स को मुंबई लाने की तैयारी है। आकाश कैलाश कनौजिया मुंबई का रहने वाला है, कोलाबा का। सैफ अली खान मामले में ही पकड़े। मुंबई पुलिस के द्वारा 12:30 बजे खबर दिया गया था, एक फोटो आया था और एक मोबाइल लोकेशन आया था, मोबाइल का टावर लोकेशन, कि एक सस्पेक्ट उसमें ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा है। उसके बेसिस में हम लोग यहाँ 2 टीम बनाए थे। 2 टीम बनाने के बाद में उसको आगे का जो जनरल कोच था उसमें ये बैठा पाया गया था, तो उसको मुंबई पुलिस से फोटो भेज के उसको कंफर्म करवाए, तो बोले कि हाँ यही है। फिर उसको उतार के लेके आए यहाँ पे और पूछताछ उससे मुंबई पुलिस आएगी तब करेगी। फिर कैलाश कनौजिया 30 साल का एज है। के पास कोई सामान वगैरह नहीं, वो सब अभी वो बैग था उसमें, वो सब बात कर कुछ पूछताछ की गई है? नहीं, हम लोग नहीं किया, मुंबई पुलिस ही करेगी आगे। हाँ, सस्पेक्ट है लोग उसी के बेसिस पे। ये बॉम्बे का ही है, बता रहा है बिलासपुर, पर कोई टिकट नहीं मिला उसके पास। जनरल कोच में था और टिकट वगैरह कुछ नहीं मिला। मुंबई क्राइम ब्रांच बांद्रा स्टेशन में भी एक संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। पुलिस की नजर बांद्रा और उसके आसपास के ऐसे चोरों पर है जो हाउस ब्रेक कर चोरी करने में उस्ताद हैं। लेकिन पुलिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि अगर सैफ पर जानलेवा हमला करने वाला चोर ही था तो उसने वहां रखे गहनों और कैश पर हाथ क्यों नहीं मारा। यह भी पुलिस की थ्योरी पर, चोरी की थ्योरी पर एक सवाल खड़ा करता है कि चोरी के इरादे से आया हुआ शख्स इस तरीके से किसी पर हमला कर रहा है और इस कदर हमला किया उसने कि सैफ की जान जाते जाते बची है। खंजर लेके आया था और खंजर पूरा का पूरा उसने सैफ के शरीर में उतार दिया। खंजर का एक बड़ा टुकड़ा सैफ के शरीर से बाहर निकाला गया है। यही वजह है कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये शख्स चोरी के इरादे से ही आया था उस रोज उनके घर में, या फिर उसकी मंशा कुछ और थी।
ऐसे में आशंका इस बात की बढ़ती जा रही है कि हमलावर फर्स्ट टाइमर तो नहीं था, उसे सैफ पर हमला करने के लिए किसी ने भेजा तो नहीं था। इसी बांद्रा इलाके में जब बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ था तब भी आरोपी नए थे। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने बांद्रा में लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए